हेलो दोस्तों, रूही वॉइस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, कहानी का लुत्फ उठाने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उस शनिवार की शाम दिल्ली में रहने वाली मेरी पुरानी सहेली माही अचानक मेरे घर आई तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपनी सास की बीमारी के चलते वह मेरी शादी में शामिल होने दिल्ली नहीं आ सकी थी। इस कारण मेरे पति विनय उस दिन पहली बार माही से मिले। जब तक मैं चाय नाश्ता तैयार करके लाई तब तक वे दोनों एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल गए थे। विनय के चेहरे पर छाई खुशी व पसंदगी के भाव बता रहे थे कि वे उसके व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित हैं। मैंने नोटिस किया कि पिछले कुछ सालों में वह काफ़ी बदल गई है। बात करते हुए वह बार बार अच्छी अंग्रेज़ी बोल रही थी। उसके कीमती परफ्यूम की महक से मेरा पूरा ड्राइंग रूम भर गया था। 2 बेटों की मम्मी होने के बावजूद वह नीली जीन्स और लाल टॉप में सेक्सी और स्मार्ट लग रही थी। मेरे 5 साल के बेटे के लिए माही रिमोट कंट्रोल से चलने वाली कार लाई थी। मेरा बेटा अपनी माही मौसी के गाल पर आभार प्रकट करने वाली बहुत सारी पुच्चियाँ कर कार से खेलने में व्यस्त हो गया। मेरे बनाए पकौड़ों के स्वाद की तारीफ करने के बाद माही बोली, मेरे घर में 3 नौकर काम करते हैं। जो थोड़ा बहुत किचन का काम मैं शादी होने से पहले करना जानती थी वह भी अब भूल गई हूँ। जब नौकर घर में है तो तुझे क्या काम करने की ज़रूरत, तू तो खूब ऐश कर, मैंने हंसते हुए जवाब दिया। ऐश तो मैं वाकई बहुत कर रही हूँ मेरी जान, किस चीज़ की कोई कमी नहीं मेरी ज़िंदगी में। आधी से ज़्यादा दुनिया घूम चुकी हूँ और अगले महीने हम कनाडा घूमने जा रहे हैं। अमीर होने का मेरी नज़रों में सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि बंदा जब चाहे देश विदेश भ्रमण करने निकल सकता है। कहाँ कहाँ घूम आए हो तुम दोनों? मैंने उत्साहित लहजे में पूछा। अपने देश के लगभग सारे हिल स्टेशन हमने देख लिए हैं। सिंगापुर घूमने 3 साल पहले गए थे। उससे पिछले साल केन्या में सफारी का मज़ा लिया था। मेरा कोई सपना है तो वह देश विदेश में घूमने का। तभी पूरी दिलचस्पी दिखाते हुए उसके देश विदेश भ्रमण के अनुभव मैंने काफ़ी देर तक सुने। मुझे याद तो बता कि तुम दोनों कहाँ कहाँ घूमे हो। काफ़ी देर तक अपनी सुनाने के बाद उसको हमारी बारे में कुछ पूछने का ख्याल आया। समस्या यह पैदा हुई कि हमारे पास बताने को ज़्यादा कुछ नहीं था और इस बात ने मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। हम हनीमून मनाने शिमला गए थे। उस शानदार और यादगार ट्रिप के बाद कहीं घूमने जाने का कार्यक्रम चाह कर भी नहीं बना सके हैं। मैंने यूं तो मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पर ना चाहते हुए भी मेरी आवाज़ में उदासी के भाव उभर आए थे। अरे, उस हनीमून ट्रिप के अलावा पिछले 6 सालों में क्या तुम सचमुच कहीं और घूम कर नहीं आई हो? माही हैरान हो उठी। नहीं यार, मैंने गहरी सांस खींचकर सफाई दी। शादी के बाद से कोई ना कोई बड़ा काम, कोई ना कोई बड़ा खर्चा हमारे सिर पर हमेशा खड़ा रहा। पहले ननंद की शादी की, छोटे देवर की इंजीनियरिंग की पढ़ाई इसी साल पूरी हुई है। पिछले 2 सालों से इस फ्लैट की किश्त हर महीने चुकानी पड़ती है। यूँ तो हम दोनों ही कमा रहे हैं, पर कहीं घूमने जाने के लिए बचत ही नहीं हो पाती है। मुझे हर साल कहीं ना कहीं घुमाकर लाने के लिए माही मोहित को प्रेरित करने लगी, पर मैंने अपने मन को दुखी ना करने के इरादे से वार्तालाप में हिस्सा लेना बंद कर दिया। माही के साथ हंसना बोलना विनय को खूब अच्छा लगा। वह 2 घंटे हमारे साथ रही और फिर लौटते हुए मुझसे बोली, जब भी मौका लगेगा मैं अपने पति
को जीजू से मिलाने जरूर लाऊंगी। सच तेरी शादी बहुत हंसमुख और दिल के अच्छे इंसान से हुई है। विनय को छेड़ने के लिए मैंने मजाकिया लहजे में जवाब दिया। तेरा साथ इन्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद आया है, वरना ये इतने ज़्यादा हंसमुख नहीं है। ये अपनी छोटी साली के साथ भी इतना ज़्यादा समय नहीं गुजारते हैं जितना तेरे साथ गुजारा है। मैं छोटी नहीं बल्कि बड़ी साली हूँ, इसलिए मुझे पूरा सम्मान देते हुए मेरा ज़्यादा ख्याल रखा है। मेरे साथ खूब मज़ेदार गपशप करने के लिए थैंक यू विनय। माही ने मुड़कर पीछे आ रहे मोहित से बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। ना जाने क्यों उसकी बड़ी साली वाली बात मेरे मन को चुभ गई। वह मुझसे साल भर बड़ी है, पर अब मैं उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगने लगी हूँ। इस एहसास ने मेरा मन एकाएक खिन्न कर दिया। अपनी कार के पास पहुंचकर माही संजीदा लहजे में बोली, संजना तू ज़्यादा मोटी हो गई है। मैं जानती हूँ कि तुझे चॉकलेट और आइसक्रीम बहुत पसंद है, पर अब कुछ समय के लिए उन्हें खाना बंद कर दे। यार, इन दोनों चीज़ों को खाना कम तो कर सकती हूँ, पर बिल्कुल बंद करना मुश्किल है। मैंने नकली हंसी हंसते हुए जवाब दिया। देख, अगर तू ऐसी ही फूलती चली गई तो जीजू की ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत ना आ जाए। मैं कितनी भी मोटी हो जाऊं, पर ये मुझे छोड़कर किसी की तरफ नहीं देखेंगे। मैंने प्यार से विनय का हाथ पकड़कर कुछ तीखे लहजे में जवाब दिया। मेरी जान, यूं आंखें मूंद कर जीना बंद कर। माही गंभीर होकर मुझे समझाने लगी। पत्नियों के लिए अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाए रखने में लापरवाही करना उनके सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए खतरा बन सकता है। मेरी तरह सुंदर और फिट दिखने की कोशिश तुझे भी दिल से करनी चाहिए। कमर में दर्द रहने की वजह से इसका वजन कुछ बढ़ गया है, पर यह मोटो मुझे अभी भी बहुत सुंदर लगती है। विनय ने मेरी तरफदारी करने की कोशिश ज़रूर करी, पर उनका मेरे लिए मोटो शब्द का प्रयोग करना मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम सचमुच बहुत समझदार और दिल के अच्छे इंसान हो। विनय की फिर से तारीफ करने के बाद वह मुझे गले से मिली और कार में बैठ गई। माही के जाने के बाद मैंने विनय को बुझा हुआ सा देखा। मेरे लिए उनके मनोभावों को समझना मुश्किल नहीं था। माही ने जाते जाते मेरी तुलना अपने साथ करके विनय का मूड खराब कर दिया था। डिनर करते हुए भी हमारे बीच अजीब सी दूरी और खिंचाव बना रहा। मैंने उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखने में कभी कोई कमी नहीं रखी, पर आज उनका मुंह फुला कर घूमना मेरी अपनी नज़रों में गिराने की कोशिश करने जैसा था। यह बात मेरे मन को बहुत दुखी कर रही थी। उस रात मेरे मन में विनय के साथ अपने दाम्पत्य संबंधों को मजबूती लेकर असुरक्षा का भाव पहली बार उठा। हमारे यौन संबंधों में अब पहले जैसा जोश नहीं रहा है। यह एहसास मेरे मन को और ज़्यादा परेशान कर रहा था। वे सोने से पहले नहाने के लिए जब बाथरूम में जा रहे थे तो मैंने उन्हें रोककर भावुक लहजे में पूछा, आज बहुत देर से यूं उदास होकर घूम रहे हो? मैं ठीक हूँ, मुझसे नज़रें चुराते हुए उन्होंने बुझे से लहजे में जवाब दिया। क्या अपने मन की बात मुझसे नहीं कहोगे? मैं एकदम रुआसी हो उठी। हम अमीर ना होने के कारण अभाव से भरी जिंदगी जी रहे हैं। इस कारण क्या तुम मन ही मन दुखी रहती हो? उनकी आवाज़ में मौजूद पीड़ा के भाव मुझे अंदर तक हिला गए। ऐसा अजीब सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैंने उनसे उल्टा सवाल किया। माही, जब अपनी देश विदेश की यात्राओं के विवरण तुम्हें सुना रही थी तब मैंने तुम्हारी आंखों में गहरे अफसोस के भाव साफ देखे थे। अपने खूब घूमने के सपनों को पूरा न कर पाने का तुम्हें क्या बहुत दुख है? बच्चों जैसी बात मत करो। मैंने उन्हें प्यार से डपट दिया। मैं पहले तुम्हारी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के महत्व को समझती हूँ और अपने हालात से पूरी तरह सुखी और संतुष्ट हूँ। माय डियर हस्बैंड, तुम सच बोल रही हो? उनकी आंखों में कुछ राहत के भाव उभरे।
मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विद यू। मैं भाव विभोर होकर उनसे लिपट गई। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें एक बार पूरे यूरोप की सैर ज़रूर कराऊंगा। उन्होंने मेरे माथे को चूमा और फिर जोशीली आवाज़ में बोले, हम कल ही बैंक में एक अकाउंट खोलेंगे। उसमें जो रकम जमा होगी वह सिर्फ तुम्हारे घूमने के शौक़ को पूरा करने के काम आएगी। तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। उनके गाल पर प्यार भरा चुंबन अंकित करने के बाद मैंने उन्हें बाथरूम में जाने की इजाज़त दे दी। पलंग पर लेटकर मैं अपने मनोभाव को समझने की कोशिश में लग गई। विनय माही के साथ मेरे रंग रूप की तुलना कर के शाम से दुखी हो रहे हैं। मेरा यह अंदाज़ा पूरी तरह गलत निकला। सुंदर स्त्री का साथ सब पुरुष चाहते हैं और मैंने मोहित की आंखों में भी आज खूबसूरत और स्मार्ट माही के लिए प्रशंसा के भाव कई बार साफ देखे थे। मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि उनको एक खूबसूरत व आकर्षक जीवन साथी का साथ हमेशा मिले। बेटे के होने के बाद से अपने रंग रूप व फिगर का ढंग से रख रखाव न कर पाने के लिए मैंने खुद को ही दोषी माना और फौरन इस कमी को दूर करने का फैसला मन ही मन बना लिया। मैं जिंदगी की चुनौतियों के सामने हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्यों को मैंने अकेले अपने बलबूते पर पूरा किया था। मैंने अपने एमए की पढ़ाई बच्चों का ट्यूशन पढ़ाकर पूरी करी थी। अपने लिए विनय का रिश्ता मैरिज साइट पर जाकर खुद ढूंढा था। शादी के बाद मुझे जल्दी समझ में आ गया था कि अगर मैंने नौकरी नहीं करी तो हमें हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। घर के कामकाज में उलझे रहकर पढ़ाई करना कठिन था, पर मैंने लगन और मेहनत के बल पर बीएड की डिग्री हासिल करी थी। उसी जोशीले जज्बे के साथ अपने दाम्पत्य संबंधों में जोश और खुशियां भरने का संकल्प मैंने उसी पल कर लिया। हम माही की तरह अमीर नहीं थे, पर हमें आपस में साथ रहने को बहुत समय मिलता था। मैंने फैसला किया कि अपने दाम्पत्य जीवन में हंसी खुशी और मौज मस्ती बढ़ाने के लिए अब से मैं समय का सदुपयोग बखूबी करूंगी। विनय ने मेरी खुशियों की खातिर नया अकाउंट खोलने का फैसला किया। इसी तर्ज पर 3 महीने बाद आ रही शादी की सालगिरह पर मैंने खुद को ज़्यादा फिट, आकर्षक और सुंदर बनाकर उन्हें खास उपहार देने का पक्का मन बना लिया। मैंने उसी वक्त सुबह उठकर सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया। सुबह जल्दी उठकर पार्क में घूमने जाने का मेरा पक्का इरादा था। मेरी कमर का दर्द अब मेरा वज़न कम करने में कोई रुकावट खड़ी नहीं कर सकेगा। वैसे डॉक्टर का कहना भी यही था कि नियमित रूप से व्यायाम करने से ही दर्द जड़ से जाएगा। वे नहाकर बाहर आए तो खुलकर मुस्कुरा रहे थे। मुझे उनकी आंखों में जी भरकर प्यार करने वाले भाव दिखे तो मेरे दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गईं। मुझे लगा कि स्मार्ट और सेक्सी माही के साथ गुजारा वक्त टॉनिक की तरह काम करते हुए विनय को रोमांटिक बना रहा है, पर यह विचार मुझे परेशान नहीं कर सका। जल्द ही मैं खुद उन्हें ऐसा टॉनिक भरपूर मात्रा में पिलाया करूंगी। अपने इस संकल्प को फिर से दोहराकर मैंने उनकी मजबूत बाहों के घेरे में कैद हो गई। मन में एक डर था कि कहीं माही की बात सही ना निकले, कोई विनय को ले ना उड़े। 3 माह बाद माही अचानक पहले की ही तरह बिना बताए आ धमकी। इन दिनों में मैंने अपना वज़न 3 किलोग्राम कम कर लिया था। बदन चुस्त हो गया था। स्पेंसर से सेल में कुछ अपने लिए ड्रेसें भी ले आई थी जो लेटेस्ट डिज़ाइन की तो न थी, पर पहले वाले बहनजी रूप से मुझे बदलने लायक तो थी ही। मेरा बेटा अब गंभीर होकर पढ़ने लगा था और विनय का रुख और भी ज़्यादा प्यारा हो गया था। जब वह आई तो मैंने देखा कि वह पहले की ही तरह चुस्त तो थी, पर चेहरे पर उदासी की परत बिखरी थी। बनावटी ठहाके से उसने विनय को पुकारा, हाय जीजू, कहाँ हो? देखो तो बड़ी साली आई है। विनय तुरंत कमरे से निकले, पर इस बार वह गर्मजोशी नहीं थी जो पिछली बार माही के साथ
2 घंटे बाद हुई थी। उन्होंने हंसकर स्वागत किया और कहा, साली जी, यह क्या हुआ? इतने दिनों से कोई मैसेज नहीं, कोई हाय नहीं, कोई तुम्हारी सलोनी तस्वीर नहीं। मैंने पूछा, चीन कैसा रहा? रोज़ कोविड की तरह वजह से चीन के बंद होने की खबरें आ रही थीं। माही ने कहा, अरे कहाँ का चीन, हम जा ही नहीं पाए। मेरे पति का तो आजकल भाइयों के विवाह में बुरी तरह फंसे हैं, कहीं आना जाना हो ही नहीं पा रहा। मैं दिल्ली उन्हीं के साथ आई हूँ। NCLAT में इनकी अपील है। अकेले आने की सोच रहे थे, पर 3 वकीलों से कॉन्फ्रेंस तय हो गई। उनके मन पर हरदम बोझ रहता है, वज़न बढ़ने लगा है, बहुत टेंस रहते हैं। अब कंपनी के कामों के सिलसिले में बाहर जाना बंद सा हो गया है। जब हालात सुधरेंगे तब देखेंगे। मेरी छोड़, अपनी सुना। स्मार्ट लग रही है, वज़न भी कम हो गया है। लगता है जीजू कुछ ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। वह 2 घंटे रुकी, पर पिछली बार की तरह ठहाके नहीं लगा पा रही थी। चलते हुए बोली, जो हाथ में है उसी को एंजॉय कर। मेरी अपनी फिलॉसफी इनके मुकद्दमों ने बदल दी है। फिर मेरे बेटे के लिए चॉकलेट का डब्बा देते हुए बोली, बाबू ट्यूशन से आए तो देना भूलना नहीं। उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी खुश हूँ। बेकार में कंपटीशन करने लगी थी। हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। दूसरों को ऊंचे जाते देख अपनी हार नहीं माननी चाहिए। अपना काम अपनी गति से करते रहना चाहिए, वरना दुख कब पिछले दरवाजे से घुस जाए पता नहीं। अब मेरा डर गायब हो गया था। मैंने विनय की एक जोर की पप्पी ली और बर्तन समेटने लगी। विनय सोच रहे थे कि अचानक यह बारिश क्यों और कैसे हुई।